नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे BFL एंड क्लासेस चैनल पर। जीके विद प्रदीप का ये अब दूसरा वीडियो आपके सामने पेश है। पिछले वीडियो में हमने लगभग मेवाड़ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमने पढ़ लिया था। मेवाड़ राज्य का इतिहास, जैसे गोहिल वंश की स्थापना कब से हुई और मेवाड़ को मेवाड़ ही क्यों कहा जाता है, उसकी पहले की राजधानियाँ और मेवाड़ की कुल राजधानियाँ 9 बनी, वो किस किस के द्वारा बनाई गई, कब बनाई गई, वो हमने पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने एक दो पॉइंट मिस किए थे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे मैंने PDF में वो नोट्स में मैंने आपको उपलब्ध करा दिए हैं। जैसे हमने पढ़ा गोहिल वंश के बारे में पढ़ा कि स्टार्ट, जहाँ स्थापना हम कह सकते हैं गोहिल वंश के द्वारा मेवाड़ में स्थापना की गई थी। मेवाड़ राजवंश का मूल जो पुरुष है वो हम गोहिल को मानते हैं, क्योंकि 566 ईस्वी में सर्वप्रथम उन्होंने इसको आरंभ किया था। तो गोहिल वंश की जो उत्पत्ति है वो दो इसमें महान लेखक और जो इतिहासकार हैं वो हमारे सामने आते हैं। एक है अबुल फजल क्या है, मेवाड़ को जो गोहिल शासक है वो ईरान के नौशेखा आदिल की संतानें मानता है। नौशेखा आदिल जो क्या है, ईरान के क्या है महाराज या फिर शासक, जो महान राजा हैं उनकी संतानों में या फिर उनके वंशज के रूप में मानता है अबुल फजल। नौशेखा आदिल है जो मानता है कि उनकी संतानें रही हैं गोहिल वंश, ठीक है। और हमारे सबसे बड़े इतिहासकार, हमारे अंग्रेज़ों में एक, उनका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। वो गोहिल वंश को शिलादित्य की संतानें मानते हैं। शिलादित्य गुजरात शासक शिलादित्य। और इसका हमने पिछले वीडियो में एक प्रमाण भी पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो शिलादित्य है वो किसकी संतान है। हम भगवान राम के वंशज के रूप में भी हम देख सकते हैं। सबसे पहले सूर्य का उत्पन्न होना, सूर्य के बाद में भगवान राम के जो पिता थे दशरथ, उनका मतलब पैदा होना, उसके बाद में राम, और राम के जो पुत्र थे लव और कुश के 108वें वंशज विजयभूप की जो छठा वंशज था शिलादित्य, उनकी ये संतानें। ये हमने एक तथ्य, एक फैक्ट के रूप में हमने अपने सामने देखा था। तो पिछला जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो, उसमें मतलब स्टूडेंट्स और आप सब मित्रों के रिएक्शन को देखते हुए हमने दूसरा वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर दूसरा वीडियो। राजा गोहिल, तो हम क्या है कि राजा गोहिल और जो सर्वप्रथम राजा थे उनको हम गोहिलोत भी उनका नाम दे सकते हैं, और गुहादित्य नाम से भी हम उनको पहचानते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको क्या है कि मैं जितने भी राजा बताने वाला हूँ आगे, उनमें से मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दूंगा कि किसके आपको सन याद रखने हैं और किसके आपको सन याद नहीं रखने हैं। जो इम्पोर्टेंट रहता है उसका ही सन अपने को याद रखना है। इसमें हमें किसी प्रकार की वो डिप्रेस नहीं होना है इस चीज़ में कि हम सन याद कैसे रखें। तो जो इम्पोर्टेंट रहते हैं और जो राजा पिछले एग्ज़ाम में आए हैं, या फिर जो एक छोड़कर एक एग्ज़ाम में आता, मतलब लगभग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही राजा हम लगातार वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगर गोहिल कर रहे हैं तो काल भोज बप्पा रावल कर रहे हैं, बप्पा रावल के बाद में अगर हम अगले राजा की बात करते हैं तो अल्लट है, शक्ति कुमार है, रण सिंह है, कर्ण सिंह है, जयत्र सिंह, ये सब आते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये लगातार उनके बाद में यही राजा का वंश आगे बढ़ा, यही राजा मतलब आगे आगे बनते जा रहे हैं, ये नहीं है। बीच में बहुत से राजा भी हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम वही राजा पढ़ेंगे जो हमारे लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग और हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ राजा गोहिल जो थे, राजा गोहिल की
क्या है कि हमने पहली बार हमने पढ़ लिया था कि इनका जन्म एक गुफा के अंदर हुआ था। इनकी माता का नाम पुष्पावती था। आबू परमार की राजकुमारी रही हैं इनकी माता। और पिता जो शीलादित्य गुजरात वल्लभी नगर के शासक थे, बहुत बड़े राजा थे। और इनका लालन पालन हमने पिछले वीडियो में लगभग पहले राजा की हमने लगभग बात कर ली थी। वीरनगर की कमलावती जो ब्राह्मणी थी, उनको पुष्पावती ने सौंप दिया था। पुष्पावती ने कहा था कि मैं सती होंगी, क्योंकि मेरे जो पति हैं, जो मेरे महाराज हैं, उनकी मतलब वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, तो उनके पीछे उन्होंने सती, या फिर हम कह सकते हैं वो मतलब उनके पीछे उन्होंने अपनी जान दी थी। तो पहले से होता था, जैसे साका होते हैं, तो हम आगे भी पढ़ेंगे। 1303 का जो सबसे बड़ा साका, बहुत से ऐसे 1301, 1303 और बहुत से ऐसे साका हैं जो आगे आएंगे, तो हम उनके बारे में आगे वीडियो में हम बात करेंगे। तो इसमें जो पहला जो राजा अपने सामने आता है, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो यही क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ जो राजवंश था उसका मूल पुरुष कौन कहलाता है। मेवाड़ राजवंश का मूल पुरुष कौन कहलाता है, तो गुहिलोद कहलाता है या फिर गुहादित्य, ये एक ही नाम है इन सब का। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मेवाड़ में गुहिल की स्थापना जो थी, मेवाड़ वंश में स्थापना जो है वो किसने की थी, गुहिल ने की थी। और इन्होंने सर्वप्रथम जो राजधानी बनाई थी वो कौन सी राजधानी बनाई थी, नागदा राजधानी बनाई थी। ठीक है, हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना। दो क्वेश्चन बनते हैं कि मेवाड़ राजवंश का मूल पुरुष किसे कहा जाता है, प्रथम पुरुष किसे, आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो हम गुहिलोद गुहादित्य को कहेंगे 566 ईस्वी में। और इन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो बनाई थी वो नागदा। हमने मेवाड़ की कुल राजधानियाँ पढ़ी थी, जिसमें 9 राजधानियाँ बनी थी, नागदा, आहड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, गोगुंदा, कुंभलगढ़, चावंड, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो उनमें सर्वप्रथम जो गुहिल ने जो राजधानी बनाई थी वो थी नागदा। ठीक है, इसके बाद में बप्पा रावल भी नागदा ही अपनी राजधानी रखते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे सामने पहला राजा हमने कंप्लीट कर लिया है, तो हम दूसरे राजा की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा जो राजा है वो है कालभोज या बप्पा रावल। देखिए, इनका नाम पूर्णतः कालभोज था, बप्पा इनको उपाधि दी गई थी। ये पाशुपत संप्रदाय से प्रेरित थे, पाशुपत संप्रदाय के थे। और मेवाड़ का प्रथम ताकतवर राजा इनको ही माना जाता है। बहुत खतरनाक, बहुत विश्वसनीय, बहुत सबसे ज़बरदस्त जो राजा रहा है जो मेवाड़ का शुरुआती दौर के अंदर, वो कालभोज और बप्पा रावल ही है। इनके बाद में बहुत किंतवनियाँ हैं, जैसे ये 100 मन का ये भाला रखते थे। 100 मन का मतलब आपने देख सकते हैं 1600 किलो का ये भाला रखते थे। ये चार हाथ का ये दुपट्टा, या फिर जो अपने आगे जो चुन्नी थी वो 4 हाथ की वो चुन्नी बांधते थे। और इनके पगड़ी बहुत भारी थी। ठीक है, और ये 2 भैंसों को एक साथ मार सकते थे। मतलब इतना इनके पीछे बहुत कहानियाँ बनी हुई हैं। एक इंसान के लिए इतना सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनके लिए सब कुछ मुमकिन था, जो हम तथ्यों के रूप में, फैक्ट के रूप में इनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरा हम आपको पॉइंट बताते हैं इनके बारे में कि बचपन में ये हारित राशि की गाय चराते थे। इन्होंने इनको बप्पा की उपाधि दी थी। देखिए, हमने जैसे भी हम ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स पढ़ते हैं, तो उनमें सर्वप्रथम नाम जो है वो हरित राशि ही नाम आता है। वो हमारी ये की हुई चीज़ें हैं कि हमने हरित राशि से हमने हरित ऋषि कर दिया, हरित ऋषि पढ़ने लग गए इसको बाद में। तो मैंने ऋषि भी लिखा है, तो अपने को हरित ऋषि ही पढ़ना है, तो इम्पोर्टेंट यही है। तो हरित राशि ये पहले कहा जाता था, फिर धीरे धीरे मतलब शिक्षा के अंतर्गत हम आगे बढ़े तो हम इसको ऋषि कहने लगे। तो हरित ऋषि की ये गाय चराते थे, और इनके ही आशीर्वाद से सब पहले क्या है कि बप्पा रावल के समय ये नागदम थे, तो बप्पा रावल के समय मेवाड़ पर किसका राज था, मान मौर्य का राज था, मान मौर्य।
ठीक है। मान मौर्य बहुत बड़े शासक रहे हैं। तो 734 ईस्वी में हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। और जब 734 ईस्वी में शासन था मान मौर्य का, तब बप्पा ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही मेवाड़ पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। और इन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो क्या बनाई थी, नागदा बनाई थी। अब एक फैक्ट है जो इनके लिए मतलब इसके अंदर सामने आता है कि जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह। जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह के दरबार में एक कवि थे मोहनोत नैणसी। अब मोहनोत नैणसी क्या है कि जिन्होंने क्या लिखी है, नैणसीरी ख्यात लिखी है और मारवाड़ प्रगनात लिखी है जो जोधपुर पर थी, जिससे हमें जोधपुर के और राजस्थान के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। नैणसीरी ख्यात जो थी, उनकी जो ग्रंथ लिखा हुआ था उसके अंदर उन्होंने गुहिल की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 24 शाखाओं, गुहिल की 24 शाखाओं का वर्णन किसने किया था और किस ग्रंथ में किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो मोहनोत नैणसी ने नैणसीरी ख्यात ग्रंथ में गुहिल की 24 शाखाओं के बारे में बताया। तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है, ये हमें याद रखने के लिए है। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि गुहिल वंश के वास्तविक जो संस्थापक थे और जो मेवाड़ वंश राजवंश का वास्तविक संस्थापक जो कहलाता है वो बप्पा रावल और कालभोज ही कहलाता है। ठीक है। तो इसमें थोड़े से नोट करने के बाद आगे भी बप्पा रावल के लिए ये है कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग था वो सर्वप्रथम किसने बसाया था, वो बप्पा रावल या फिर कालभोज के द्वारा नहीं, ना ही गुहिल के द्वारा बसाया गया था। वो जो पहली बार चित्रांग मौर्य जो मान मौर्य इनके वंशज जो रहे थे, वो 7वीं शताब्दी में उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बनवाया था। और इसलिए इसका जो चित्तौड़ का प्राचीन जो नाम है वो चित्रकूट कहलाता है। वो इनके नाम के ऊपर ही पड़ा था। और इसके बाद में सीवी और मध्यमी का नाम भी हमें इनके बारे में, चित्तौड़ के बारे में मिलता है, पुराना नाम जो मिलता है। तो फ्रेंड्स क्या है कि मेवाड़ में सबसे पहले सोने के जो सिक्के थे वो चलाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, बप्पा रावल। और इसमें ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है कि जो सिक्का था वो कितने ग्राम के, ये ग्रेन का था। तो लेकिन एक बार एक एग्ज़ाम में पूछ लिया था। तो हमें ये भी थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होना चाहिए कि एक जो सिक्का था वो 150 ग्रेन का था। ठीक है। एक सिक्का 150 ग्रेन का था। और इसमें आगे हम देखते हैं कि आहड़ शिलालेख में जो है वो मुकुटमणि नाम भी विख्यात है बप्पा रावल का। ये एक उपाधि के तौर पर है कि उपाधि मिली हुई है कि मुकुटमणि जो है वो किसकी उपाधि है, आहड़ शिलालेख में बप्पा रावल की मुकुटमणि उपाधि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। और इसके बाद में बप्पा रावल जो है वो गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे नागभट्ट के साथ मिलकर क्या करते हैं कि अरब यात्री मोहम्मद बिन कासिम को भी पराजित करते हैं। ये लगभग ऐसे शासक थे कि जैसे ये राजस्थान है, तो राजस्थान के आसपास का जो क्षेत्र था, जैसे पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, बलूचिस्तान और ये जितने भी अफ़गानिस्तान, जितने भी जो एरिया था उन सब पर ये क्या है कि राजस्थान को जीतते हुए इन्होंने लगभग मध्य एशिया तक भी ये चले गए थे। मतलब इतने महान शासक थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अरब यात्री मोहम्मद बिन कासिम को भी इन्होंने पराजित किया था गुर्जर प्रतिहार के शासक नागभट्ट के साथ मिलकर। ठीक है। तो हमने बप्पा रावल के बारे में चीज़ें पढ़ी हैं, उसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें भी एक सामने आती हैं हमारे कि सीपी वेद विशेषज्ञ हैं जिन्होंने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल भी कहा है। चार्ल्स मार्टल कौन थे, फ्रांसीसी सेना के कमांडर थे। इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, एक निडर
कमांडर के रूप में सामने आए, उनसे ये कंपैरिजन करते हैं, उनसे समानता दिखाते हैं कि चार्ल्स मार्टल कहते हैं कि बप्पा रावल एक मेवाड़ सेना के लिए एक चार्ल्स मार्टल के समान है, ठीक है। तो ये उनके ऊपर क्या है कि एक उपमा करते हैं कि ये चार्ल्स मार्टल के समान है। और जो बप्पा रावल की मृत्यु है वो नागदा में हुई थी, यहाँ पर ही इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। नागदा में ही इनकी मृत्यु हुई थी, नागदा में इनकी क्या है, छतरी बनी हुई है, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा काल भोज और बप्पा रावल, इसके बाद में गुहिल भी पढ़ लिया आपने। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि पिछले जो वीडियो था उसकी हमने PDF टेलीग्राम चैनल BFL एंड क्लासेस के अंदर मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप PDF को भी देख सकते हैं। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। एज ए बेसिक नॉलेज के आधार पर हम आपको राजस्थान का इतिहास याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत अच्छे तरीके से बहुत सी किताबों को मिला जुला कर बहुत से फैक्ट इकट्ठा कर कर हम ये नोट्स तैयार कर रहे हैं और आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इसको कितना आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ऐसा आसान भाषा के अंदर नोट्स और ऐसा वीडियो लाना बहुत मुश्किल होता है। और अपने को पता है कि हमारा राजस्थान का इतिहास है वो किस प्रकार रहा है। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो बप्पा रावल और काल भोज की आगे रह जाती है। इन्होंने एकनाथ जी का जो मंदिर भी बनवाया था उदयपुर के अंदर। ये क्या है कि शिव के बहुत बड़े भक्त थे, ये अपने आप को मतलब एकलिंगनाथ जी के दीवान मानते थे खुद को। मतलब ये खुद को एक एज ए राजा प्रेजेंट नहीं करते थे कि हम राजा नहीं हैं, हमारे जो राजा हैं, हमारा जो राज्य है, रियासत है, उसके जो राजा हैं वो एकलिंगनाथ जी हैं। तो इन्होंने कैलाशपुरी में उदयपुर में भी एक मंदिर बनवाया है एकलिंगनाथ जी का। इनके द्वारा एक सास बहू का मंदिर भी बनाया गया है नागदा के अंदर। ये बहुत कम मिलता है, ये एज ए फैक्ट नॉलेज है जो अपने को याद रखना चाहिए। और बप्पा रावल ने हिंदू सूर्य राजगुरु, सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमें किसी और एक राजा और है उनकी हमें याद रहती है कि उन्होंने राजगुरु की उपाधि धारण की थी, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन राजगुरु बप्पा रावल की भी उपाधि धारण की हुई है। चकवे एक उपाधि है जिसे चारों दिशाओं का राजा कहते हैं। जब राजस्थान के अंदर इन्होंने आसपास के सारे इलाके पर धीरे धीरे कब्जा स्टार्ट किया तो कहा जाने लगा कि बप्पा रावल चारों दिशाओं के राजा हैं। तो चकवे की भी उपाधि उनको मिली हुई है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया, उपाधियाँ पढ़ ली हैं। बप्पा रावल हमारा एक राजा है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमारे सामने आते हैं अल्लट, जो तीसरे राजा हैं। जो इनका जो अवधि रहती है वो 951 है। ये लगभग है, हम पूरी एग्जैक्ट तो कहीं पर नहीं मिलता कि कौन सा राजा किस वक्त आया है। एज फैक्ट के आधार पर हम पता करते हैं कि हम कौन सा राजा किस टाइम का है। और जो मैं आपको बता दूंगा उन्हीं राजा के आपको सन याद रखने हैं। जैसे बप्पा रावल का आपको याद रखना, गुहिल का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना, ठीक। गुहिल और बप्पा रावल का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। तो अल्लट है, और अल्लट की जो अवधि है वो 951 है। और इनका जो उपनाम है वो आलू रावल है, ठीक है। भाटों ने ये उपाधि है वो क्या है कि प्रदान की थी। भाटे रहते थे राजस्थान के अंदर। तो जो एरिया था उस एरिया में भाटों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए थे, बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। तो इन्होंने भाटों ने आलू रावल की जो थी उपाधि उनको प्रदान की थी, ठीक है। इसके बाद में सर्वप्रथम इन्होंने मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया था। नौकरशाही का गठन मतलब एक बंदा शासक और उसके नीचे काम करने वाले जो व्यक्ति थे, जो उनके अधिकार के अंदर नौकरी करते थे, उस चीज़ की स्थापना किसने की थी? अल्लट ने की थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और मेवाड़ की द्वितीय राजधानी, जो दूसरी राजधानी है, पहली राजधानी हमने देखा कि नागदा में, जो नागदा की राजधानी थी बप्पा रावल ने बसाई थी, और दूसरी है वो अहाड़ अल्लट ने बसाई थी, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये रहता है कि गुहिल जो स्थापना की थी उन्होंने
राजवंश की, मेवाड़ की। तो उस टाइम राजधानी नागदा थी, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। जितना इम्पोर्टेंट ये है कि पहली राजधानी बप्पा रावल ने और दूसरी अल्लट ने आहड़ बनाई थी। ठीक है, तो इसके बाद में इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अल्लट की हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह हुआ था। यह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि हूण राजकुमारी कौन थी। ये एक बाबर एक एक ऐसी जाति की महिला थी जो मतलब बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे नौजवानों में सम्मिलित होते हैं। ये बर्बर जाति है जिस जो अपने अगर हम देखें तो अपना बाहुबली जैसे मूवी आई थी उसके अंदर जैसे महेंद्र बाहुबली थे, भल्लाल देव थे, ऐसे हट्टे कट्टे नौजवान व्यक्ति थे। इनसे मतलब लड़ाई कर पाना और इनसे दूर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो आप देख सकते हैं कि उनके यहाँ की राजकुमारी हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करना एक आम बात नहीं है। यह हमारे राजस्थान के मेवाड़ के लिए और राजस्थान के लिए एक बहुत विश्वसनीय बात थी, एक प्रसिद्ध बात थी कि हूण राजकुमारी से उन्होंने विवाह किया था। इसके बाद में क्या है कि हम देखते हैं कि आहड़ के प्राचीन नाम हमें मिलते हैं, एक आघाटपुर और एक धूलकोट और ताम्रनगरी भी इसे कहते हैं। ये 3 नाम हमें याद रखने हैं कि आहड़ के प्राचीन नाम क्या मिलते हैं हमें। इसके बाद में अल्लट ने आहड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, विष्णु मंदिर, जिसे वराह मंदिर भी कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है। इसमें हमने 3 इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो याद रखनी है। उपनाम तो हमें हर एक राजा का याद रखना ही रखना है। ठीक है, इसमें दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मानते हैं वो है नौकरशाही का इन्होंने सर्वप्रथम गठन किया था। और इसमें सबसे तीसरी चीज़ कि इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था। ये राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और आहड़ में मंदिर का निर्माण करवाया था, विष्णु मंदिर, वराह मंदिर भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो अल्लट का हमने देख लिया, बप्पा रावल का देख लिया। हूण राजकुमारी के साथ जब अल्लट का विवाह होता तो एक बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी मेवाड़ रियासत को। ठीक है, इसके बाद में हमारे सामने एक राजा आते हैं शक्ति कुमार। देखिए, शक्ति कुमार एक ऐसा राजा था जिसके समय मेवाड़ पर गुहिलों का शासक भी एक समय समाप्त हो गया था। गुहिल राज नहीं कर पाए थे। एक टाइम कोई और आया था, मालवा मध्य प्रदेश के परमार राजा मूंज यहाँ पर राज करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या होता है ऐसा। अल्लट के बाद जितने भी राजा या शासक हुए थे उन्होंने नागदा को ही अपनी राजधानी बनाया था। मतलब नागदा ही आगे जितने राजा बने थे वो नागदा को ही बनाते हैं, क्योंकि नागदा एक सुप्रीम एक जगह रहती है मेवाड़ की। तो इसके अंदर आप आगे देखते हैं कि शक्ति कुमार भले ही नागदा के थे लेकिन इनके अंडर में चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी आता था, चित्तौड़ दुर्ग भी आता था। तो हम पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के मालवा परमार राजा मूंज का चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण होता है और वो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, आधिपत्य कर लेते हैं। तो क्या होता है, शक्ति कुमार यहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, शक्ति कुमार की फैक्ट के आधार पर है कि यहाँ पर मृत्यु, कई फैक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है और कई फैक्ट ऐसे हैं कि ये यहाँ से भाग कर बागड़ जो क्षेत्र है नीचे का डूंगरपुर बांसवाड़ा यहाँ पर रहते हैं, या गुजरात के अंदर ये शरण लेते हैं। ये बहुत सारे फैक्ट हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मध्य प्रदेश के मालवा परमार राजा मूंज यहाँ पर आक्रमण करते हैं और चित्तौड़ पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। फिर मूंज वंशज राजा भोज लगभग 1021 से 1031 भी आता है और 33 भी आता है। तो दोनों चीज़ हमें याद रखनी है। लगभग 10 सालों तक राजा भोज यहाँ पर राज करते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शासन करते हैं। ठीक है, समय देख लीजिए 970 से 993 इनका शासन रहा था। और जो राजा भोज है, जो मूंज वंशज है, याद रखिएगा गुहिल के वंशज नहीं है, ये मालवा परमार राजा मूंज के वंशज है राजा भोज, जो 1021 से 1031 या 33 तक यहाँ पर राज करते हैं। ठीक है, तो
तो ये जो राजा भोज है ये यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण करते हैं जिसका नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। और इसके बाद में क्या होता है, इसी मंदिर का जीर्णोद्धार मतलब जो टूट फूट होती है वो आगे चलकर राणा लाखा, जो हम आगे पढ़ेंगे, उनके बेटे और महाराणा कुंभा के पिता मोकल, जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा रहता है मोकल, इनका जीर्णोद्धार कराता है। लगभग 1421 में इनका शासनकाल था मोकल का, 1421 से 33 तक। तो लगभग 400 साल बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं। तो 400 साल बाद तो थोड़ी बहुत टूट फूट रही होगी, तो इसका जीर्णोद्धार कराते हैं। और इसका जो मंदिर का नाम है वो त्रिभुवन नारायण मंदिर न रखकर वो मोकल समदेश्वर मंदिर रख देता है। ठीक है, तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें शक्ति कुमार के शासनकाल में हमें पता चली है। मालवा राजा भी आक्रमण करते हैं, राजा भोज भी इस पर आधिपत्य करते हैं लगभग 10, 11, 12 सालों तक। और त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी होता है, तो इसका नाम भी आगे जाकर बदल दिया जाता है। तो हमें हर एक चीज़ पर बहुत गौर से ध्यान देकर पढ़ना है। आगे देखते हैं हम 5वां राजा जो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे सामने आता है, रण सिंह कर्ण सिंह। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि दो नाम कैसे हैं, रण सिंह भी कहा जाता है, कर्ण सिंह भी कहा जाता है इनको। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनको रण सिंह कहे या कर्ण सिंह, इनके शासनकाल में जो जो हुआ वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था सैम सिंह, तो दूसरे का नाम था राहब। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो सैम सिंह है वो 1303 तक इनका शासनकाल रहता है, और जो पुत्र उनके दूसरे पुत्र राहब, उनका वंशज 1326 से 1947 तक बढ़ता है आगे। और सैम सिंह का जो वंशज है वो 1303 तक ही रहता है, रावल रतन सिंह तक, जो पद्मवती रानी जो थी पद्मिनी, वहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में जैसे हम सैम सिंह के बारे में पढ़ते हैं, रावल शाखा प्रारंभ करते हैं, और जो उनका पुत्र है राहब, वो क्या करता है, राजसमंद जाकर सिसोदा गांव में राणा शाखा की नींव रखेगा भविष्य में। और भविष्य में आने वाले, वहाँ से निकलने वाले जितने भी शासक होंगे वो क्या कहलाएंगे, सिसोदिया कहलाएंगे। तो यहाँ पर दो शाखाओं में बन जाती है। जो रण सिंह से आगे आने वाली जो जितनी भी पीढ़ियाँ थी, सैम सिंह से, रण सिंह से आगे सैम सिंह से, तो वो तो गुहिल ही वंश कहलाया। गुहिल है तो ये दोनों गुहिल ही, लेकिन यहाँ पर 2 शाखाएं अलग अलग बन गई, जो एक तो रावल कहलाई और जो दूसरी थी वो कहलाई सिसोदिया। ठीक है, तो इसमें जो हम सैम सिंह के बारे में पढ़ते हैं, सैम सिंह क्या है कि इनके 2 पुत्र थे। सैम सिंह के 2 पुत्र थे, पहला था सामंत सिंह और दूसरा था कुमार सिंह। अब क्या होता है, 1172 की बात है, पाली में नाडोल है, और जहाँ के चौहान शाखा के जो एक वीर हैं कीर्तिपाल चौहान, जिसे केतु भी कहते हैं, मेवाड़ पर हमला करते हैं और वहाँ पर आधिपत्य कर लेते हैं। ठीक है, मेवाड़ पर सामंत सिंह का शासन है, और सामंत सिंह उस समय राजा थे, तो वहाँ पर आक्रमण करते हैं। तो सामंत सिंह यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ से भागने के बाद सामंत सिंह क्या करते हैं, बागड़ भागकर शासन करते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो एरिया है वो क्या कहलाता है, वागड़ कहलाता है, बागड़ भी कहते हैं, और एक होता है बांगड़। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, एक तो है वागड़, यही शब्द एक कहलाता है बागड़। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है। ठीक है, और जहाँ पर एक चीज़ हमारे सामने ये आती है कि जहाँ पर ये आ जाए बांगड़, ऊपर बिंदी लगी हुई, चाहे बै के ऊपर बांगड़ हो या वांगड़ हो, अगर जब ऊपर बिंदी से ही सब कुछ पता चलेगा, बिंदी ऊपर है तो ये शेखावटी प्रदेश जो है, चूरू सीकर का एरिया जो ऊपर की ओर आता है जयपुर से, ये जो एरिया है वो बांगड़ या वांगड़ कहलाता है, और जो बागड़ और वागड़ है वो उदयपुर
सॉरी माफ़ कीजिएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला एरिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सामंत सिंह यहाँ पर आकर शासन करने लग जाता है, क्योंकि पाली के नाडोल चौहान शासक वीर कीर्तिपाल सामंत सिंह जो मेवाड़ के शासक थे वहाँ पर चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं, तो वहाँ पर शासन करने लगते हैं। इसके बाद में क्या होता है, सामंत सिंह का दूसरा भाई जो था, और जो हमने श्याम सिंह का दो पुत्र पढ़े थे, कुमार सिंह, 1172 में जब शासन होता है तो 1177 में वापस कीर्तिपाल को भगाकर शासन करता है कुमार सिंह। कुमार सिंह वापस आता है कि ये ऐसे कैसे मेरे भाई को भगाकर खुद राज करोगे, तो कीर्तिपाल को भगाकर वहाँ पर कुमार सिंह शासन करते हैं, और सिसोदिया सरदार की सहायता भुवनपाल से, सिसोदिया सरदार हैं भुवनपाल, उनकी सहायता से ये कीर्तिपाल को भगा देते हैं और खुद राज करते हैं। और आगे चलकर क्या होता है, जालौर में कीर्तिपाल जो हैं वो लगभग 1181 में सोनगरा चौहान की नींव डालते हैं जालौर के अंदर। ठीक है, बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये राजा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें यहाँ से दो शाखाएं प्रारंभ होती हैं, एक होती है सिसोदिया, ठीक है, और दूसरी होती है रावल। रावल जो शाखा है वो 1303 में ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में रावल शाखा से कोई भी वंश आगे नहीं बढ़ेगा। सिसोदिया लगभग 1326 से 1947 तक इनका वंशज आगे बढ़ता है, तो हम आगे देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने 5 राजा के लगभग पढ़ लिए हैं, और जितने भी राजा पढ़े हैं अपने वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमने जो एक बार रिवीजन के तौर पर अगर हम देखें तो राजा गुहिल से हमने स्टार्ट किया था, पुष्पावती माँ थी उनकी, आबू की परमार राजकुमारी शीलादित्य, फिर उन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की। वास्तविक संस्थापक है वो बप्पा रावल कहलाते हैं, और मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर आधिपत्य करते हैं। इसके बाद में इस पहला जो राजा था जो सोने के सिक्के चलाने वाला मेवाड़ के अंदर बप्पा रावल ही है। आहड़ शिलालेख में मुकुटमणि नाम से एक उपाधि भी मिली हुई है। और इसके बाद में एकलिंगनाथ जी का उन्होंने मंदिर बनाया था उदयपुर कैलाशपुरी में, और सास बहू का मंदिर भी इम्पोर्टेंट रहता है। इन्होंने 3 उपाधियां भी धारण की, हिंदू सूर्य, राजगुरु और चक्रवे। अल्लट में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है नौकरशाही का गठन करना, और आहड़ राजधानी बनाई थी इन्होंने, हरिया देवी से विवाह किया था, विष्णु वराह मंदिर भी इन्होंने निर्माण करवाया था। शक्ति कुमार में मालवा पर महाराजा मूंज का आक्रमण होना, राजा भोज का यहाँ पर आधिपत्य करना, 10 से 11 सालों तक त्रिभुवन नारायण मंदिर को मोकल द्वारा समदेश्वर मंदिर का कहलाया जाना, रण सिंह करण सिंह में 2 शाखाओं का बंटना। तो यही जो सेकंड पार्ट है हमारा, ये राजाओं से अब स्टार्ट होता है। आगे हम रावल जैतर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। रावल जैतर सिंह ऐसे राजा थे जो दिल्ली शासक अमीर जो इल्तुतमिश थे उनके साथ युद्ध करते हैं, भुताला का युद्ध, जिसमें यह एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें न तो अमीर शासक जो दिल्ली शासक है अमीर, उनकी ना तो उनकी जीत होती है और ना ही जैतर सिंह की। कहा जाता है कि जैतर सिंह ने यह युद्ध विफल कर दिया था अपनी एक चालाकी दिमाग से। और हमीर मर्दन से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं कि इल्तुतमिश के अहंकार को नष्ट करने वाला एकमात्र राजा जैतर सिंह था। इसके बाद में रावल तेज सिंह के बारे में पढ़ेंगे। रावल तेज सिंह श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी से हमें बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे हमें राज बिखेरने को मिलेंगे। इसके बाद में रानी जैतल देवी इनकी पत्नी जो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाती है चित्तौड़ में। समर सिंह सबसे इम्पोर्टेंट रह जाते हैं राजा हमारे सामने। इसके बाद में इनके 2 पुत्र जो कुंभकर्ण और रतन सिंह जो होते हैं, रतन सिंह सिर्फ 1 साल तक रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का आना बहुत बड़ी आगे शासक की एक खतरनाक घटना होने वाली है, तो हम आगे तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे।
मैं आपको बता देता हूँ कि पहला वीडियो जो था वो थोड़ा सा बीच में रह गया था, तो इसलिए मैंने दूसरे वीडियो में वो पहले वीडियो की थोड़ी कमी पूरी की है। तो सबसे पहले आपको जो PDF है वो अगले दिन उपलब्ध होगी, जो पहले वीडियो आएगा। अब जैसे पहला वीडियो आया तो उसकी वीडियो अगले दिन हुई, तो दूसरा वीडियो है उसकी अगले दिन होगी, तीसरा वीडियो, ऐसे हम धीरे धीरे चलेंगे। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस प्रकार इस वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जितने ज़्यादा लाइक और व्यूज़ आते हैं उसके आधार पर ही हम आगे आगे वीडियो बनाते जाएंगे। पहला वीडियो का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा था। तो BFL क्लासेस जो है वो रावतसर जो सिटी है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये ब्राइट फ्यूचर लाइब्रेरी से संचालित है। और आप जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। हमारा ये एक मतलब क्या कहते हैं कि एक हमने कुछ करने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, आज बात पते की बताना चाहूँगा। हर वीडियो के लास्ट में हम ये करने वाले हैं कि उन चीज़ों में रोना और सोचना छोड़ दीजिए जो आपकी नहीं है। एक बार फिर सुनिएगा कि उन चीज़ों में रोना और सोचना छोड़ दीजिए जो आपकी नहीं है और नहीं आपकी हो सकती। आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो आपकी हो सकती है। तो अपने गोल को, अपने एम को बनाए रखें। एक गोल चुन लीजिए, समय लगेगा लेकिन हम ऊंची छलांग ज़रूर लगाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।